हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी इंडिगो और एयरलाइन सीरीज़ में दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट, क्योंकि ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने 4 की ट्रिगर्स के बारे में डिस्कस किया था जो हमें लगता है इंडिगो को 20% से ज़्यादा ग्रोथ देंगे अगले 4-5 साल के अंदर। सबसे पहला जो ट्रिगर था वो था इंडस्ट्रियल टेलविंड्स का, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि कैसे इंडिगो इज़ गेनिंग द मार्केट शेयर। उसके बाद हमने बात की कि हाउ इंडिगो इज़ एक्सपेंडिंग इट्स कैपेसिटी। और फाइनली हमने बात की कि हाउ इंडिगो इज़ गोइंग इंटरनेशनल। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। किसी भी बिज़नेस को, चाहे किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये डिस्कस करना होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो कितने रुपए में बना रही है और कंपनी जो बेच रही है वो कितने रुपए में बेच रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रॉफिट सिर्फ उतना ही होता है कि कितनी कॉस्ट होगी और कितना रेवेन्यू हुआ। उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। किसी भी बिजनेसमैन का धर्म होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करो और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करो ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। कॉस्ट को हम एयरलाइन इंडस्ट्री में कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये है हमारा पॉइंट नंबर 5। 4 पॉइंट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब 5वां पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इंडिगो कैसे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इंडिगो किस तरीके की एयरप्लेन यूज़ कर रही है। इंडिगो की फ्लीट में A320, A321 नियो नाम के एयरप्लेन है। 80% ऑफ द एयरप्लेन्स ये है और ये एयरप्लेन्स बिल्कुल नए एयरप्लेन्स हैं। एवरेज एज ऑफ द फ्लीट इन इंडिगो इज़ जस्ट 3.9 ईयर्स। यानी जो मोस्ट ऑफ द एयरप्लेन्स इंडिगो के पास है वो बहुत नए एयरप्लेन्स हैं। और जो नए एयरप्लेन्स होते हैं ना, वो फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा तेल कम खाते हैं। क्योंकि एयरबस या बोइंग जो भी नए एयरप्लेन्स बनाती है उनको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाती है नई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्योंकि इंडिगो की फ्लीट ऑलरेडी सबसे नई है, दुनिया की सबसे नई फ्लीट्स में से एक फ्लीट है इंडिगो की, तो इसीलिए इनकी जो फ्लीट है वो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इंडिगो की फ्लीट इतनी यंग है कैसे? 18 साल हो गए एयरलाइंस को, तो इनकी भी फ्लीट पुरानी हो जानी चाहिए थी। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये अपनी एयरप्लेन्स खरीदते कैसे हैं। तो इनका जो मॉडल है एयरप्लेन्स खरीदने का, वो एक लीज़ पर एयरप्लेन लेने का बिजनेस मॉडल है। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले ऑर्डर दे देते हैं एयरबस को कि हमको 800 प्लेन चाहिए, 500 प्लेन चाहिए, 400 प्लेन चाहिए, हमको इस मॉडल का एयरप्लेन चाहिए, वो हमको आप डिलीवर कर दीजिए। ये एयरबस से एयरप्लेन खरीद लेते हैं। उसके बाद अपने जितने भी एयरप्लेन्स हैं उनको एक एक्स कंपनी को बेच देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये एयरप्लेन्स आप रखिए जो हमने खरीदे हैं, मैं आपको हर महीने हर साल आपको किराया देता रहूँगा इस एयरप्लेन्स का। यानी वो एयरप्लेन्स ये अपनी बैलेंस शीट पे नहीं रखते, ठीक है। तो जो वो बल्क जो खर्चा होना था इनके ऊपर, वो बल्क खर्चा एक एक्स कंपनी ने कर दिया। अब आप पूछोगे एक्स कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि उनको किराया मिल रहा है, फिक्स किराया मिल रहा है दुनिया की सबसे एफिशिएंट कंपनी के थ्रू। वो क्यों ना करेंगे ऐसा? इंडिगो को क्या फ़ायदा हुआ? इंडिगो को अपनी बैलेंस शीट के ऊपर वो एयरप्लेन्स नहीं रखने पड़े। तो मोस्ट ऑफ द एयरप्लेन्स दैट इंडिगो हैज़, वो इस मॉडल से, लीज़ के मॉडल से इनके पास आता है। ऑपरेटिंग लीज़, फाइनेंस लीज़, इस तरीके से लीज़ होती है इनकी, ठीक है। उस लीज़ के थ्रू इनके पास एयरप्लेन्स आते हैं और उन एयरप्लेन्स को क्योंकि ये ओन नहीं करते, इसलिए बहुत जल्दी ये अपग्रेड कर सकते हैं। एसेट लाइट मॉडल का ये भी फ़ायदा हो गया कि बहुत जल्दी आप अपने एयरप्लेन्स को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इनके पास ये भी राइट होता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद जब इन्होंने बहुत सारा किराया एक्स को दे दिया, उसके बाद ये ओन करने का राइट भी रखते हैं एयरप्लेन्स को, लीज पीरियड जब ओवर हो जाता है, ठीक है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर कंपनी एक्स एज वेल एज इंडिगो, फॉर बोथ ऑफ देम। इंडिगो ने कोविड के बाद इनके जो पुराने प्लेन थे A320 CEO, वो सारे रिप्लेस कर दिए। अब सारे A320, 21 नियो प्लेन्स हैं इनके पास। तो इतनी फास्ट ये अपने एयरप्लेन्स की फ्लीट को चर्न कर सकते हैं, विच इज़ अ बिग बेनिफिट। और इसकी वजह से इनकी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाती है। अगर आप टाटा से कंपेयर करेंगे जिनके पास एयर इंडिया है, उनके बहुत पुराने प्लेन्स हैं और इतने पुराने प्लेन्स की फ्यूल एफिशिएंसी नहीं होती। तो इंडिगो उन सब की कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अब आप पूछेंगे फ्यूल के ऊपर इतना फोकस क्यों है, एयरलाइन तो बहुत सारा धंधा है। तो बात को समझिए, फ्यूल से ना
40%, सारी कॉस्ट का 40% अकेला फ्यूल होते हैं। फ्यूल सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आप अपनी एयरलाइंस को कितना सस्ते में चला रहे हो। तो सबसे बड़ा फोकस जो होता है वो एयरलाइन कंपनीज़ का फ्यूल के ऊपर होता है, फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर होता है। और इंडिगो हैज़ डन फिनोमिनली वेल। और जिस तरीके से इनके पास नए प्लेन्स लगातार अगले 5 से 10 साल तक आते रहेंगे, चांसेस ये है कि इनकी फ्लीट लगातार नई बनी रहेगी, तो इनकी कॉस्ट अपने कंपटीशन से हमेशा कम रहेगी। उसके बाद एक और फ़ायदा है कि सारी फ्लीट 80% ऑफ द फ्लीट एक ही तरीके के एरोप्लेन्स की है ना, तो जितने भी इंजीनियर्स इनके पास काम करते हैं, मेंटेनेंस वाले काम करते हैं, पायलट जितने भी काम करते हैं, उनको अलग अलग ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उनको अलग अलग सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जितनी भी मशीनरी है वो एक प्लेन के लिए डेडिकेटेड है और उसी प्लेन को केटर करती है। तो इससे क्या होता है, जो ओवरहेड कॉस्ट होती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, वो भी लगातार कम आती चली जाती हैं। कैबिन क्रू को भी आपको अलग से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एयरप्लेन सेम है। पायलट को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पायलट पहले भी वही उड़ा रहा था, दूसरे रूट पे भी उड़ाएगा तो भी सेम प्लेन उड़ाएगा। तो इससे इनकी ओवरऑल कॉस्ट लगातार कम होती चली जाती है। और अगर आप कंपनी का कैस्क देखेंगे, कैस्क यानी कॉस्ट, कैस्क को आप कॉस्ट की तरह समझिए, इनकी एब्रीविएशंस और इन डेफिनेशंस को आपको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन इनकी जो कॉस्ट है ना, वो पर यूनिट के हिसाब से मिनिमम है, दुनिया में वन ऑफ द मिनिमम है। यही रीज़न है कि इंडिगो इंडिया का लोवेस्ट कॉस्ट एयरलाइन है। यही रीज़न है कि इंडिगो पिछले 18 साल से लगातार ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई जा रहा है। और एज ए इन्वेस्टर हमें ऐसा लगता है कि अगले 4-5 साल तक भी ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी। इंडिगो विल रिमेन टू बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एयरलाइन बिजनेस इन आवर कंट्री। दैट्स आवर एक्सपेक्टेशन। रीज़न नंबर 6 कि हमें लगता है कि इंडिगो 20% से ज़्यादा ग्रो करेगी इज़ रेवेन्यू। अगले 4-5 साल में इंडिगो अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकता है? कॉस्ट तो उन्होंने कम कर दी, हमें लगता है कि कॉस्ट कम करते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि वो रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, तभी तो 20% की ग्रोथ आएगी। तो देखिए, 2 तरीके के बिजनेस हैं। एक तो टिकटिंग का बिजनेस है और एक नॉन टिकटिंग का बिजनेस है। टिकटिंग के बिजनेस को हम कोर बिजनेस कह सकते हैं। जो मेन पैसा है वो इनका टिकटिंग बिजनेस से आता है। इंडिगो ना एक बजट एयरलाइन है, तो बजट एयरलाइन अपने टिकट के प्राइस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने टिकट के प्राइस को बढ़ा दिया तो एक तो प्रेशर आएगा गवर्नमेंट का, रेगुलेटर का, दूसरा प्रेशर आएगा कस्टमर्स का। कस्टमर्स फ्लाइज करना कम कर देंगे क्योंकि उनको बेनिफिट कम नज़र आएगा, वो ट्रेन की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो बीइंग अ बजट एयरलाइन ये अपनी टिकट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन्फ्लेशन को तो बीट कर सकते हैं ना। जो नॉर्मल ओवरहेड्स जो इनके इंक्रीज़ हुए उनको हल्का हल्का मीठा तो बढ़ा सकते हैं ना अपने रेवेन्यू को और टिकटिंग प्राइस को। तो इंडिगो वो करता रहेगा। लेकिन नो टिकटिंग, जो नो कोर रेवेन्यू है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो की स्ट्रेंथ बन सकती है अगले 3-4 साल के अंदर। नॉन टिकटिंग रेवेन्यू कैसे होता है? जैसे भाई फ़्लाइट के अंदर ये अपना खाना बेचते हैं, ठीक है, उसके बाद लाउंज की सर्विसेज है। इंडिगो बहुत ज़्यादा लाउंज की सर्विसेज नहीं देता, लेकिन स्टिल उसके बाद ये अपना एक कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं उनके लिए, उससे ये पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद इंडिगो ने अभी अपनी एक ऐप लॉन्च करी है जिसके थ्रू ये फ़्लाइट्स तो बुक करेंगे ही करेंगे, साथ में होटल्स भी बुक कर देंगे, वहाँ से कुछ बिजनेस आने की उम्मीद है। उसके बाद ये वेंचर कैपिटल फंड्स में भी जा रहे हैं, जो भी एयरलाइन बिजनेस से रिलेटेड नई कंपनीज आएंगी उनमें ये इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर इनको स्कोप नज़र आता है। हाउएवर दैट इज़ सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ठीक है, अभी रेगुलेटर ने अप्रूवल दिया नहीं है उसका, लेकिन चांसेस है रेगुलेटर इनकी बैलेंस शीट देखते हुए, जो इनके पास कैश पड़ा है उसको देखते हुए इनको अप्रूवल दे देगा बहुत जल्दी। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि जो बड़े रूट्स हैं, हैवी रूट्स हैं, जैसे दिल्ली मुंबई का, दिल्ली कोलकाता, चेन्नई, जो मेट्रो सिटीज़ के बीच में है, वहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस ट्रैवल में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंफोटेनमेंट सिस्टम, यानी आप अपने मोबाइल पर बैठकर नेट सर्फ कर सकते हो। इंडिगो की फ़्लाइट के अंदर इंटरनेट ये प्रोवाइड करवा देंगे। समझ गए? तो इंडिगो को कोई खर्चा नहीं करना पड़ा अपनी सीट्स के ऊपर नए टीवी स्क्रीन्स लगाने का। वो कह रहे हैं कि क्लाइंट्स जो आ रहे हैं उनके पास मोबाइल लैपटॉप्स तो होते ही हैं, वो वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो वो भी एक बिज़नेस मॉडल बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिगो इज़ एक्सप्लोरिंग
इंडिगो इतना बड़ा बन चुका है कि अब वो नए नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है पायलट बेसिस पर अलग अलग रूट्स पे, और अगर वो सक्सेसफुल होते गए दे विल इम्प्लीमेंट इट टू द होल स्केल। तो इंडिगो आज के दिन में सिर्फ अपने टिकटिंग बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहा, नो टिकटिंग बिजनेस पे भी फोकस कर रहा है, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ आने की उम्मीद है अगले 4-5 साल के अंदर। तो ये बात होगी रेवेन्यू पार्ट की। अगला 7वां सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे हिसाब से मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है इकोनॉमी ऑफ स्केल का। आज के दिन में ना इंडिगो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इनकी बैलेंस शीट देख के आपकी आँख खुली की खुली रह जाएंगी, इतना कैश पड़ा है इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। इनकी बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये जब भी एयरप्लेन्स खरीदने जाते हैं ना, तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोइंग है, एयरबस है, उनकी आंखें फटी रह जाती है कि हमारे पास ये आए, हमारा कस्टमर कहीं और ना जाए, ये एयरबस से ही खरीदते हैं। तो इनके पास बार्गेनिंग पावर है। बार्गेनिंग पावर क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ी एयरलाइंस बन चुके हैं। इनकी ग्रोथ प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा है। इनके जो OEMs हैं वो इनकी तरफ देखते रहते हैं, वो इनके साथ अच्छे टर्म्स बना के रखना चाहते हैं। तो इनको एक बार्गेनिंग पावर मिल जाती है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी, ठीक है। तो जब आप इतना बड़ा प्लेयर बन जाते हैं ना, तो कई बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि वो छोटे प्लेयर्स को नहीं मिल पाते, वो सिर्फ बड़े प्लेयर्स को मिलते हैं, जो इंडिगो आज के दिन में वेल पोजिशन्ड है एक्सप्लोर करने के, एक्सप्लॉइट करने के लिए। जब ये एरोप्लेन लीज करते हैं किसी एक्स कंपनी के साथ, जो मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ भी इनके पास बार्गेनिंग पावर होती है, क्योंकि ये इतने सारे बल्क में एरोप्लेन को लीज करते हैं। बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट में जो इतना सारा पैसा पड़ा है उसका क्या कर रहे हैं? नई नई ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। उससे क्या होगा? कॉस्ट कम होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव होगा। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि कैसे कस्टमर इनकी सर्विस से परेशान नहीं थे, ट्विटर पे मुँह हल्ला हुआ था अच्छा खासा। तो दे कैन वर्क टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर, और इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। कस्टमर अगर एक एयरलाइन से अगर सेटिस्फाइड है, उसको ऑन टाइम सर्विस मिल रही है, जो एयरलाइन डिक्लेयर कर रही है वो सब एयरलाइन अगर उसे दे रही है, तो चांसेस है कि कस्टमर दोबारा उसी एयरलाइन को प्रेफर करेगा। ये इम्पैक्ट हमें इंडिगो के केस में नज़र आ रहा है, और मुझे एक्सपेक्ट करता है कि अगले 4-5 साल में और भी ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। एक नेटवर्क इफेक्ट भी बन जाता है, यानी इंडिगो के पास बहुत सारे प्लेन हो गए। अब इंडिगो क्या करता है कि रीजनल रूट्स पे अपने छोटे ATR प्लेन्स चलाता है। ATR प्लेन्स वो छोटे प्लेन्स नहीं होते जो 2 पंखे होते हैं, वो प्लेन चलाता है। सपोज कर लो बठिंडा से उन्होंने एक फ़्लाइट उड़ाई छोटे प्लेन की, क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम है। बठिंडा से किसी को कनाडा जाना है, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले इंडिगो की फ़्लाइट बुक कर लेगा बठिंडा से सीधी कनाडा की, ठीक है। तो वो छोटा जो ATR प्लेन है जो इंडिका के पास मेरे ख्याल से 45 के आसपास है, वहाँ पर बैठेगा, उसमें से बैठ के सीधा दिल्ली उतरेगा। दिल्ली में वहाँ पर इंडिगो की फ़्लाइट उसे तैयार मिलेगी, जो अगले 5-6 घंटे की जर्नी से आराम से करवा देगी। वो इंडिगो की फ़्लाइट से वो उठा के दुबई लेके चली जाएगी। दुबई में इंडिगो का कोड शेयर एग्रीमेंट है, सपोज़ कर लीजिए आप अमेरिकन एयरलाइंस के साथ। अब अमेरिकन एयरलाइंस इंडिगो की ही टिकट पे उनको कस्टमर्स को बिठाएगी और उनको टोरंटो या जहाँ भी जाना है वहाँ पर छोड़ देगी। इससे क्या हुआ? ये एक नेटवर्क इफेक्ट बन गया। जब आपके पास इतनी बड़ी फ्लीट होती है ना, तो कस्टमर्स कहीं बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंडिगो बड़ी होती जाएगी वो इम्पैक्ट इनको ज़्यादा मिलता जाएगा और इनकी कॉस्ट फर्दर डाउन आती चली जाएगी। देखो फ्यूल कॉस्ट तो इनके हाथ में नहीं है, 40% ऑफ द कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट होती है, वो इनके हाथ में नहीं है, वो चेंज होती रहेगी। वो जो चीज़ हाथ में ही नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इनके हाथ में हैं उनको ये लगातार एफिशिएंट करते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं। किस वजह से? इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से, अपने साइज़ की वजह से, जितने साइज़ की ये कंपनी होगी उसकी वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अकॉर्डिंग टू मी, जिसकी वजह से इंडिगो 20% से ज़्यादा भी ग्रोथ दिखा सकती है अगले 3-4 साल में। चलो अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। रिस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रिस्क के बारे में कभी इग्नोर नहीं करना, रिस्क को कभी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो रिस्क के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब मैं इनकी कॉन कॉल पढ़ता हूँ तो मैं क्या चीज़ नोटिस करता हूँ, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैनेजमेंट अपनी गाइडलाइन से हिल रही है तो मैं कब इस स्टॉक से एग्जिट हो जाऊँगा। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक दिखाई कहाँ पर दे रहा है, कहाँ पर दिख रहा है आज के दिन में चार्ट पे, और कहाँ पर हमें ज़्यादा बाई करना है, कहाँ पर हमको कम बाई करना है, उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 3 में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।